चलिए, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी मुझे ईवीएस पढ़ाना है। आप लोगों में से पीआरटी कितने लोग हैं जो पीआरटी का एग्जाम देंगे? सब लोग हैं पीआरटी? सब लोग पीआरटी हैं। और टीजीटी वाले कौन कौन हैं? टीजीटी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पीजीटी वाले भी कोई हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है। अभी बाहर में 2 बच्चा आया था पीजीटी फिजिक्स के लिए, तो उसको तो मैंने कहा कि मैं ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो चले गए। ठीक है, फिर मिलेंगे वो लोग। अब बात करते हैं हम लोग, आपके पास ईवीएस और हिंदी, 2 चीज़ें मेरे पास हैं आपके लिए। ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ऑलरेडी मैं पिछले 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ सीटेट वालों को। ठीक है, और कम से कम भी लगभग 1000 बच्चे हमारे टीचर हैं। हम देखने में लगते हैं थोड़ा से छोटे, लेकिन मेरे 1000 स्टूडेंट्स जो है वो टीचर हैं। ठीक है, अलग अलग स्कूल्स में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है, सिलेबस डिस्कस करना है। बोलिए पहले ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। आपका सिलेबस बता रहा है कि ईवीएस में आपके जो प्रश्न होंगे वही 6 थीम्स से होंगे। सिंपल बोल वही रहा है कि 6 थीम्स से हम क्वेश्चन पूछेंगे। भोजन, हम क्या खाते हैं, हम क्या बनाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों से। लेकिन सिर्फ उतने प्रश्न नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सिर्फ उतने क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। इवन इफ सीटेट में नहीं आ रहा है तो उसमें कहाँ से आएगा? तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखते हैं। तो हमारा ईवीएस पूछेगा क्लास 3, 4 और 5 का पूरा, साथ ही कुछ सेक्शंस फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के। अब कहिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या सेक्शन होगा? फिजिक्स में बात करते हैं बेसिक मोशन, गति के बारे में बात करेगा वो, गति के नियमों के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, दूरी विस्थापन की चर्चा करेगा कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेगा। मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेगा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेगा। आप सभी लोगों को पता ही होगा दूरी और विस्थापन क्या होता है, बहुत आसान विषय है। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करेंगे थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में चर्चा करेगा। अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक बल के बारे में चर्चा करेगा कि अंतराण्विक दूरी किसको कहते हैं, अंतराण्विक बल किसको कहते हैं। अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन सब से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण से पूछा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न आएगा। थोड़ा सा हीट से प्रश्न आएगा, उष्मा से, कि उष्मा में क्या होता है, ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, केल्विन क्या है। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रश्न आता है वो सीटेट में भी आ रहा है और केवीएस में भी आ रहा है, वो देखते हैं हम लोग। उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि मास और वेट। मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, और वेट का मतलब हो गया भार। तो द्रव्यमान और भार के बीच के संबंध के बारे में प्रश्न हर सेट में मिलेंगे आपको। केवीएस का जितना भी सेट है, हर सेट में द्रव्यमान और भार से संबंधित प्रश्न आपके मिलेंगे। हमको पता है आप सब लोगों का ये सेक्शन वीक है, क्योंकि सब सोशल साइंस वाले हैं मोस्ट ऑफ द। हाँ, साइंस में वैसे ही थोड़ा सा हाथ तंग रहता है, हमको पता है। वो सीडीपी तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ भी गया, क्योंकि वो लगता है कि अपने ही घर की खेती है। कि बच्चों का साइकोलॉजी जानना है, और साइकोलॉजी वैसे भी हम जब सीडीपी पढ़ाने हम लोग जाते हैं, मैं प्रशांत कुमार हूँ, मैं एमएससी एमएड हूँ, ऑलरेडी बीएड कॉलेज में हूँ अभी। ठीक है, कहीं और फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे मेरा फिजिक्स भी सब्जेक्ट है, मैं टीच करता हूँ ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को। ठीक है, अब देखिए, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। थोड़ा सा बेस यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। अब बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो आधारी मात्रक, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, कि कौन कौन सा आधारी मात्रक है, कौन कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है सीजीएस, एफपीएस
और MKS, इसके बीच के डिफरेंस को जानना होता है कि क्या डिफरेंस है तीनों में, और कैसे इंटर कन्वर्जन करेंगे एक दूसरे का, कि एक से दूसरे में कैसे ले जाएंगे, दूसरे में से तीसरे में कैसे ले जाएंगे। इसके लिए आप लोग याद करते हैं कि डेसी सेंटीमील डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये सब आप लोग याद करते हैं कि कैसे कैसे इसको एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे। आप सभी लोग जितने भी हैं सीटेट पास हैं, इस बात को हम ध्यान में रखे हुए हैं, ठीक है। कितना नंबर है वो तो बाद में पता चल जाएगा हमको, सबका हम मार्कशीट ले लेंगे कि सीटेट सही में पास है कि नहीं, तो हम सबका मार्कशीट ले लेंगे सीटेट का। हाँ, तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री में क्या क्या होगा भाई। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद आपके लोगों के घर में जो काम आप करते हैं, जैसे चावल में यदि कंकड़ गिर जाए तो कैसे हटाएंगे? छन्ना से तो निकलता नहीं है, चावल में कंकड़ तो चुनते हैं, एक एक चावल में से एक एक कंकड़ को चुनना होता है, ठीक है। एक एक कंकड़ को चुन चुन के निकालते हैं। परीक्षा का ये प्रश्न है, केवीएस का पूछा हुआ, ये केवीएस का पूछा हुआ प्रश्न है कि कैसे आप उसको सेपरेट करेंगे यदि चावल में कंकड़ आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद क्या आप लोग गांव में मिट्टी तेल खरीदने तो गए होंगे, बॉयज लोग गए होंगे, और कभी ऐसा फितरत हुआ है कि चलो इसमें से 1 लीटर तेल बेच देते हैं और इसमें पानी मिला देते हैं? देखते होंगे बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 1 लीटर तेल उधर ही बेच दिए और 1 लीटर के बराबर पानी डाल देते हैं, और घर पर आते तो पकड़ा जाते हैं। या फिर कुछ लोगों को मिट्टी तेल बेचना होता है दुकान पे, क्योंकि घर में तो यूज करते नहीं है लोग, तो मिट्टी तेल लेके आए और जाके दुकान में बेच दिए और उसमें 1-2 लीटर पानी डाल दिए, और पता चल जाता है कलर के आधार पे। तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद आप लोग भोजन बनाते हैं, भोजन में नमक ज़्यादा हो गया, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कैसे कम होगा? पानी डाल देंगे क्या? आटा का गोली बना के उसमें डाल दीजिए, सारा नमक वो एब्जॉर्ब कर लेगा और पता भी नहीं चलेगा स्वाद में। बाद में वो आटा अलग भी हो जाएगा, आप खा भी नहीं पाएंगे, खाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न है सीटेट का पूछा हुआ। भिंडी का सब्जी बनाते हैं, ठीक है, नमक कब देते हैं, शुरू में कि अंत में? क्यों? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है केवीएस का, ये केवीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि हम नमक दे भी लेकिन इसमें कुछ भी ना हो, पानी नहीं छोड़े। नहीं, नींबू डाल दीजिए उसमें, काट के जैसे ही डालते हैं ना उसको कढ़ाई में, उसी समय उसमें नींबू डाल दीजिए, देखिएगा हाफ मिनट के अंदर में वो सारा ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद वो सूखेगा भी नहीं और पानी भी नहीं छोड़ेगा। जी, नींबू डाल दीजिए उसमें। अब ये क्यों ऐसा हुआ, क्वेश्चन ये आता कि व्हाई, क्यों ऐसा हुआ, साइंटिफिक रीजन हो तो गया, ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे हुआ, तो इसके लिए जानकारी जानना पड़ेगा कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और साल्ट किसको कहते हैं, अम्ल किसको कहते हैं, क्षार किसको कहते हैं, और लवण किसको कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो जो भिंडी है वह बेसिक नेचर का है, ठीक है। और जब उसमें आप अम्ल मिला देंगे तो एक नियम होता है, अम्ल जोड़ क्षार बराबर लवण, और इस नियम को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके कारण न्यूट्रल हो गया, मतलब क्षारीय गुण को अम्ल ने खत्म कर दिया और आपका भिंडी एकदम करारा बन गया, स्पाइसी बन गया। फिर एक प्रश्न आया था, बहुत माइन्यूटली देखना होता है प्रश्नों को, कि जब आप कुछ भी बनाते हैं सब्जी, बहुत मेहनत किए और लास्ट में जब कढ़ाई में थोड़ा सा ग्रेवी बच जाता है तो देखिएगा वो खर 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 करता रहता है, लोग उसको खा नहीं पाते हैं, फेंक देते हैं लास्ट वाले को। क्यों? लास्ट वाला जो है उसको फेंक देते हैं, क्यों फेंक देते हैं भाई?
मसाले में जो इम्प्यूरिटी मिक्स है वो इम्प्यूरिटी लास्ट में जम जाता है, और नीचे क्यों जमता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। पहाड़ी रीजन में जाएंगे ना तो नदी के जल को लोग पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, और नदी का पानी जब जाइएगा वहां आप पीने, तो वैसे आपको नहीं देगा पीने के लिए, कंटेनर में भर के लाए लोग नदी का पानी और उसको कंटेनर में रखे हुए हैं, और क्या करेंगे, एक फिटकिरी को धागा में बांध करके उसमें लटका देंगे, ठीक, कुछ देर छोड़ देंगे, उसके बाद इसमें से ऊपर से पानी निकाल के आपको दे देंगे। क्या किया उसने फिटकिरी के माध्यम से, फिटकिरी क्या किया, बैक्टीरिया को मार दिया, बिल्कुल गलत बात है, ये होता ही नहीं है। पानी कैसे साफ हो गया, साफ हुआ कैसे, नहीं, फिटकिरी क्या करता है, यहां पर जितना भी धूल कण ऊपर की ओर होगा ना, इस सब को भारी कर देगा, फिटकिरी धीरे धीरे गलेगा और उसको भारी करके नीचे तली में जमा देगा, ऊपर से पानी लोग पी लेते हैं। फिर ये पहाड़ी रीजन में खूब देखने को मिलता है। तो EVS का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडी, आपके आसपास की जो भी घटनाएं हैं सब घटनाओं के बारे में जानकारी मांगेगा वो, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, तो बोलिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री तो बता रहे हैं, अच्छी बात है, बायो बताइए, ये भी जानते हैं हम। चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में बच्चे किन किन लोगों के पास हैं, बच्चे हैं आप लोगों के, सबके पास बच्चे हैं, आपके पास नहीं है, आप लोगों के पास बच्चे हैं। मुझे पहला ही प्रश्न करना है, बच्चे का दांत कितना साल में निकलता है, किस ईयर में बच्चे का दांत निकलता है, 6 महीने के बाद। कौन सा पहला दांत निकलता है, आगे वाला, क्यों, वाई, क्वेश्चन है। कब से कब तक बच्चे का दूध का दांत रहता है, 5 से कहां तक, दांत तो होना शुरू हो गया 1 साल में आप बोल रहे हैं, कब तक रहेगा दूध का दांत, 12 साल तक, 12 साल तक रहेगा बच्चे का दूध का दांत। और कितना दांत होता है बच्चे का दूध का, 20। कौन कौन सा दांत होता है, चलिए, नाम होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसको कहते हैं कृदंतक, रदनक, अर्धचवर्णक और पूर्णचवर्णक। बच्चों में कौन कौन सा कितना कितना होता है, 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एब्जॉर्ब तो आप सब लोग किए हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो एब्जॉर्ब आप सब लोगों ने किया है। जब बच्चा दूध पीने के लिए नहीं छोड़ता रहता है तो क्या करते हैं लोग, आप लोग उसको कुछ ऐसा चटा देते हैं कि उसको लगे कि नहीं ये फालतू चीज़ है, छोड़ के भागो। हाँ, उसके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। और कौन सा दांत वो दबाता है, फ्रंट दांत, और जब बाद में हो जाए तो साइड वाला दांत, इस दोनों दांत को वो दबा देता है। तो इंसीजर और केनाइन तो उसके हैं ही दोनों, प्री मोलर होता ही नहीं है उसको, और लास्ट मोलर भी नहीं होता है। जबकि बड़े लोगों में कौन कौन सा दांत होता है भाई, 2 1 2 3, 3 और 5 8, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। टोटल दांतों की संख्या हो गई 32। ये बड़े लोगों में होता है, आप में भी होंगे ये दांत। और इसमें जो लास्ट मोलर है, 2 के बाद वाला, जो ये जो 2 के बाद वाला मोलर है, अंतिम मोलर, लास्ट मोलर, इसको कहते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लास्ट मोलर दांत जो है किसी भी व्यक्ति में 18 से 24 साल की उम्र में निकलता है। कई लोगों को जीवन भर निकलता रहता है, जिसको अक्कल का दांत बोलते हैं।
हाँ हाँ, कई लोग उसको अक्ल का दांत बोलते हैं। तो कई लोगों को निकलता रहता है, किसी को 30 में निकलता है, किसी को 40 में निकलता है, लेकिन नियम है कि 18 से 24 के बीच में वो दांत निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो 18 से 24 के बीच में निकल जाना चाहिए। तो ये डेंटल फॉर्मूला होता है, ये डेंटल फॉर्मूला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेंटल फॉर्मूला इसको कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछता है कि पूरे जीवन काल में एक बच्चे के कितने दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं? 20 और 32 52। एक जीवन काल में 52 दांत होता है किसी भी एक बच्चे को, किसी भी बच्चे को 52 दांत होता है। अब बात करते हैं, आप लोग तो पढ़ के आए हैं, बच्चे का मानसिक विकास किस उम्र तक हो जाता है? 90%। मानसिक विकास 90% कब तक बच्चे का हो जाता है? आपके हर सब्जेक्ट में बैकअप टीचर्स हैं, आपको मैं बता दूं, जितना भी सब्जेक्ट है ना उसके बैकअप में मैं हूं पीछे। सीडीपी पढ़ा रहे हैं ओझा सर, पीछे से मैं भी हूं ऑलरेडी। हिंदी के लिए तो मैं ही हुई, जो भी मैथ वाले हैं तो मैथ में भी मैं पीछे से हूं, क्योंकि मैं एमएससी खुद हूं फिजिक्स से, तो मैथ तो ठीक ही होगा मेरा। तो पीछे से बैकअप में मैं हर जगह हूं, हर सब्जेक्ट में आपके पास। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आए थे इंक्वायरी में उस दिन मैंने बताया था ये कि हर सब्जेक्ट के बैकअप में मैं पीछे से हूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अप टू टीजीटी। पीजीटी में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा कि अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे को। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को मैं नहीं छूने जा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स वाले सर ही पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हाँ, आपका कॉमन पेपर जो है वो सारा पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो ये दांत हो गया। अब दांत तो बात हो गई, ठीक है, आगे दांत के बाद बात करते हैं। दांत का काम क्या है? काटना। तो प्रश्न आया है कि मनुष्यों को हेटेरोडोंट क्यों कहा जाता है? हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। विषमदंती क्यों कहा जाता है? मनुष्यों को विषमदंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के दांत हैं हमारे पास, जिसका अलग अलग उपयोग करते हैं, और हर काम के लिए अलग अलग दांत है। अब जो आपके पास दांत लिखे थे वो 4 दांत लिखे थे। पहला हमने लिखा था कृदंतक, रदनक, अर्धचवर्णक और पूर्णचवर्णक। सबका काम भी अलग अलग है। कृदंतक कहाँ होगा? सीधा हाथ यहां रखेंगे और ये जो फ्रंट 2 दांत है वो कृदंतक है। यदि किसी का दांत गिर जाए तो अंतिम तक यही दांत बचा हुआ रहता है, सबसे लास्ट तक ये दांत बचा हुआ रहता है, इंसीजर। और उसकी संख्या कितनी होती है? हमने कहा था कि 2 1 2 3, तो ये इंसीजर है। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो ये कितनी हो जाएगी? 8। कैसे? तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। कोशिश होगी कि क्लास में आपको याद हो जाए सब कुछ, क्योंकि इतना समय है नहीं कि आप जा करके फिर से उसको रिवाइज करें, रट्टा मारे, फिर दिमाग में रखें। ठीक, तो 2 2 4 2 6 2 8 दांत हो गया। अब मान लिया कि किसी को दांत ये सब गिर गया है साइड वाला, और बिस्किट खा रहा है बुढ़ापा के महीने में, तो कैसे खाएगा? ऐसे ही खाएगा ना। तो वो क्या हो गया? कृदंतक का उपयोग कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो दांत होता है रदनक। रदनक में कितने हैं? 4। देखे होंगे त्रिकोण टाइप का दांत होता है, चिकन खाने के लिए खींचते हैं ना, तो वो हो गया रदनक। कितने? तो वो 4 हो गए। कृदंतक, रदनक। देखिए 2 के बगल में एक तीसरा दांत है, 3 कोना वाला, चिकन खाने के लिए। क्या क्या जानना है? अच्छा, कृदंतक यहाँ 1 2 3 4, 4 दूना 8। रदनक कितना? 1 2 3 4 रदनक। अर्धचवर्णक की संख्या 8 और पूर्ण चवर्णक की संख्या 12। और पूर्ण चवर्णक जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, जो एकदम बैठा बैठा दांत होता है ना, जिस पर किसी भी चीज को धर के पीस देते हैं पूरा, तो वो लास्ट वाला दांत है। उसकी संख्या कितनी हो गई? 3 चौका 12। और उसके बगल में जो आधा आधा है, मतलब पूरा पीसने वाला नहीं है, आधा पीसने वाला है, उसकी संख्या हो गई 8। तो ये दांत हो गया। दांत के बाद काम करते हैं जीभ का।
जीभ तो सबके पास है, किसके पास नहीं है? सबके पास है जीभ। चलिए, जीभ है तो जीभ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट पर अलग अलग चीजें की जाती हैं। टेस्ट अलग अलग है, टेस्ट बट पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी, जीभ के अलग अलग पार्ट से अलग अलग। अब गोलगप्पा खाने में तो सबको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है? अच्छी बात है। तो देखते हैं हम लोग कि जीभ के अलग अलग पार्ट से हम लोग अलग अलग किन किन चीजों को टेस्ट करते हैं, उसको जानना है हमको। ठीक है, पहले जीभ का पार्ट एक आगे का हो गया, एक पीछे का हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब जो ये होगा वही ये भी होगा, जो ये होगा वही ये होगा, एक यहाँ है और इसको कहते हैं डेड जोन। ये जीभ है। तो जीभ में मीठा का स्वाद कहाँ से पता चलता है किसी को? बहुत अच्छा, रट्टा मार लिया हुआ है सब। मीठा और तीखा का पता? जब मिर्च खाते हैं ना, गला में लगता है सबसे अंदर। ठीक है, और उसके बाद खट्टा का स्वाद कहाँ से पता चलता है? कौन साइड, आगे साइड पीछे साइड? नहीं, पीछे साइड, कहते लास्ट साइड में। ये हो गया खट्टा। गोलगप्पा खा के देखते हैं तो एकदम पीछे से लगता है खट्टा। अभी कुछ लोगों के मुंह में पानी आने लगा। और बायोलॉजी कहता है टेस्ट बड की संख्या स्त्रियों में या लड़कियों में ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। इसका मतलब यह होता है कि जितना स्वाद का प्रिसीजन लड़कियां बता सकती है या महिलाएं बता सकती है, पुरुष नहीं बता सकता है उतना प्रिसाइजली स्वाद को। बायोलॉजिकल है, जिस अंक का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा वो अंक ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका कम उपयोग कीजिएगा कम मजबूत होगा। हाँ, ये हमारा थ्योरी नहीं है, ये लैमार्क थ्योरी दिया था। लैमार्कवाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वो अंग ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम लोग का पूंछ विलुप्त हो गया। पहले पूंछ हुआ करता था इंसानों को, वो विलुप्त होने लगा, अब विलुप्त हो गया है। कुछ दिन के बाद देखिएगा कुछ लोग जो अभी शाकाहार कर रहे हैं ना, तो केनाइन भी हम लोग का विलुप्त हो जाएगा। केनाइन जो दांत चीरने वाला है ना, वो भी विलुप्त हो जाएगा। हम लोग का जो ये अपेंडिक्स, वो भी विलुप्त होने के कगार पे है, अब वो भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। मतलब उसका उपयोग हम करना बंद कर दिए हैं। हम लोग के पास पहले 6 सेंस हुआ करता था, 6 सेंस। 5 को तो सेंस ऑर्गन पता ही होगा आप लोगों को। किसको किसको नहीं पता है पहले बता दीजिए, जिसको नहीं हम पूछेंगे। जिसको नहीं पता है पहले बोल दीजिए हमको नहीं पता है 5 को कौन कौन है, नहीं तो हम पूछ लेते हैं फटाक से। पूछ ले, पता है? नहीं पता है उनको। और किनको नहीं पता है? सबको पता है। आप बताइए। हम प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोगों को बता दूं मैं आज, क्लासरूम के दौरान कोई भी तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसे पूछा ना जाए, क्योंकि आपका चेहरा आपके बारे में सब कुछ जानकारी देता है। और चूंकि हम मास्टर ऑफ एजुकेशन है तो हम चेहरा पढ़ने में हमको आता है, यही सिखाया गया हम लोग को। क्योंकि क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो टीचिंग प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको यहाँ, और आपको बच्चों का चेहरा देख के पता कर लेना है कि कौन बच्चा समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, कौन काम करके आया है कौन नहीं करके आया है, कौन कंफर्टेबल है कौन नहीं कंफर्टेबल है। वो सीखना है, यही हम लोग सीखेंगे क्लास में। आप लोग पढ़ाएंगे, हम पीछे बैठे होंगे और हम बताएंगे कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं। क्योंकि टीचिंग प्रैक्टिस का 30 नंबर है और 30 नंबर इंटरव्यू है। 60 नंबर की बात हो रही है। हाँ, इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू का भी करवाएंगे। 6 लोग हमारे पैनल में होंगे जो इंटरव्यू लेंगे। आप सभी लोग एक एक करके आएंगे अपना सर्टिफिकेट लेके या कोई भी एक फाइल लेके, और हम हाँ सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। हाँ, एग्ज़ाम के बाद सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होता है वहाँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ। तो यहाँ तो हो गया खट्टा, ये हो गया मीठा, ये होता है नमकीन। तो ये भी हो गया खट्टा, ये भी हो गया नमकीन, और ये बीच वाला जो रीजन है इसको कहते हैं स्वादहीन, टेस्टलेस। मूवी देखने जब जाते हैं तो सिनेमा हॉल में 50 रुपए में समोसा देता है वो। मोना में जाइएगा तो 50 रुपए का समोसा आज से 5 वर्ष पहले हमको मिला था। और जो समोसा था वो माइक्रोवेव ओवन का समोसा होता है। और माइक्रोवेव ओवन के सामानों की खासियत है, घर में किनके पास है माइक्रोवेव? माइक्रोवेव नहीं है तो माइक्रोवेव का खासियत होता है क्या मालूम है?
वो हार्ड सरफेस को गर्म नहीं करता है, लिक्विड सरफेस को सिर्फ गर्म करता है, सिर्फ लिक्विड सरफेस को गर्म करता है। और समोसा का ऊपर वाला क्या होता है? हार्ड। अंदर वाला क्या होता है? लिक्विड। और समोसा ऊपर से देखने के लगेगा नॉर्मल, और आदत है हम बिहारियों का कि एक ही बार में काटे, आधा समोसा काटे, आधा आलू गया मुंह में, देखिए वो अब आलू तो उसमें बॉयल करके एकदम खौलता हुआ है, तो क्या करेंगे? फेंक देंगे 50 रुपए का समोसा। फेंक दीजिएगा क्या? तो क्या कीजिएगा? नहीं, उसको करिएगा, जीभ के बीच वाले रीजन में उसको ले आते हैं, और वहां आपको कोई कष्ट नहीं होता है, और चारों तरफ से सलाइवा उस पर गिरता है। सैलवरी ग्लैंड, जो 3 जोड़ा सैलवरी ग्लैंड है, चारों तरफ से क्या होता है? सलाइवा गिरता है उस पर, और वो सलाइवा उसको क्या करता है? कूल कर देता है तुरंत। और सलाइवा में फाइगोसाइटिक नेचर होता है, और फाइगोसाइटिक नेचर का मतलब यदि कीड़ा उड़ा भी रहेगा तो उसको भी मार देगा। जैसे आंख में क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिम ग्लैंड, ठीक है, तो साइड में है। जब रोते हैं उस समय में उससे आंसू का श्रावण होता है, ठीक है। कभी कोई कीड़ा चला जाए, वो शहीद होने के लिए जाता है कीड़ा, जैसे ही कीड़ा आंख में गया आप लोग उसको थोड़ा ऐसे रब करते हैं, कीड़ा मर गया और साइड पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे ही वो कीड़ा जाएगा तो अपने आप आंख का एक अपना सिस्टम है, फंक्शन है, कि दिमाग उसको बोलता है कि तुरंत छोड़ो लैक्रिम, और लैक्रिमल ग्लैंड से लैक्रिम निकलता है और तू पूरा आंख पर लिक्विड आ जाता है, और लिक्विड होता है फाइगोसाइटिक नेचर का, और फाइगोसाइटिक नेचर क्या करता है? उसको मार देता है उस कीड़ा को, और उसके बाद वो आँख को ऐसे ऐसे आप करते हैं और उस साइड से पकड़ के बाहर चला आता है। तो इतना ज़्यादा अच्छा सिस्टम हमारे दिमाग में लगा हुआ है, अपने आप एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, जीभ का काम भी हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया। इसके बाद काम क्या होता है? सलाइवा का। दांत उसको काट दिया है एकदम अच्छे से, पीस दिया है अच्छे से, फिर सलाइवा उस पर मिक्स हो गया। 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है पर डे हमारे मुख से, 1.5 लीटर। अभी ठंडा का महीना आ गया, कुछ लोग पानी पीना कम कर चुके होंगे, और उस जब पानी पीना कम करेंगे तो क्या होगा पता है? दाना निकलना शुरू होगा, निकलेगा दाना। क्यों निकलता है भाई दाना? भाई क्योंकि आपके बॉडी का जो साफ करने का काम है वो तो पानी ही कर रहा है, आप तो पानी ही नहीं पी रहे हैं, तो क्या करेगा? इम्प्यूरिटी बॉडी पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो उसके बाद वो सलाइवा उसको ले गया, ये ऑसोफेगस हो गया, ऑसोफेगस से चला गया कहाँ? स्टमक में, अमाशय में। अमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है, और 3 घंटों के दौरान उसका पाचन होता है भोजन का। और वहाँ क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl, पेप्सिन और रेनिन, या 3 चीज़ें वहाँ होती हैं, सबका अलग अलग काम है। HCl का काम है कीड़ा मारना, पेप्सिन का काम है क्या? बताइए कोई, पूछा होगा आप लोगों को। केसीन तो दूध का प्रोटीन पाचन करता है, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए पेप्सिन का काम होता है। हाँ, पेट में अमाशय में होता है 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद वहाँ से छोटी आंत में भोजन जाता है, छोटी आंत जिसको 72 हाथ का आंतरी लोग बोलते हैं, छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा, छोटी आंत में पाचन की पूर्ण क्रिया हो जाएगी, उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा, और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो ये आपको सिर्फ पाचन तंत्र से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ पाचन तंत्र अकेले से। केबीएस में भी और सीटेट में भी सीटेट में भी क्वेश्चंस आते हैं पाचन तंत्र से। साइंस में और ईबीएस में भी। ईवीएस में आपको जो मुख्य रूप से 5 चैप्टर आपके सिलेबस के बाहर पढ़ाएंगे, वो क्या क्या पढ़ाएंगे? तो पहला जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जिसको कहते हैं, कि जैव विकास क्या होता है, कैसे कैसे जीवों ने विकास किया है इस धरती पर, ठीक है। ये पहला चैप्टर है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ाएंगे? प्रदूषण। 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि और रेडियो सक्रिय प्रदूषण। यही 5 प्रदूषण आपको पढ़ने होते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है ईवीएस में। ये प्रदूषण को हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। यह तीसरा सिस्टम है आपको, 3 चैप्टर हो गया।
उसके बाद चौथा पढ़ाएंगे पाचन तंत्र, उसके बाद मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। सिलेबस के अलावा ये 5 चैप्टर आपको बख्श देंगे फ्री में, और इस 5 चैप्टर में क्लास की संख्या लगेगी कम से कम 20 से 30। 20 to 30 क्लासेस सिर्फ इसी से लगेंगे, क्योंकि जल प्रदूषण से पूछेगा मिनी माता रोग किसके कारण से, सिरोसिस किसके कारण से, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या होता है, श्रव्यता की सीमा कितनी होती है, कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है इंसान, डॉल्फिन कितना तक सुनेगा, कुत्ता कितना तक सुनेगा। तो ये सब क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपको। हाँ, सीटेट में भी है, ये सब आते हैं प्रश्न। उसके बाद प्रदूषण में ये बात हम लोग कर रहे हैं, इकोसिस्टम में क्या कहेगा भाई, तो इकोसिस्टम होता क्या है, कौन कौन से घटक हैं, जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं, उनका हमारे साथ कैसा लेन देन है। और 1 to 5 का साइकोलॉजी अलग होता है टीचिंग का, पीआरटी का साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है टीचिंग का, टीजीटी का साइकोलॉजी अलग और पीजीटी का साइकोलॉजी अलग है। क्या क्या बोले सर, मतलब सब सेम है। क्या होता है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है सो देखिए। टीजीटी वाले बच्चों को आप लोगों को बताया गया था, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था सीटेट के दौरान, कि जो भी छोटा बच्चा होता है उसके लिए हम लोग कॉपी पर लिख के देते हैं उसको, या फिर बोर्ड पे हम लिखते हैं, हर चीज़ को बोर्ड पे लिखते हैं और उसको वो देख देख के उतारता है। क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा जब के पास जाएंगे तो आप खुद उसके कॉपी पर लिख के देते हैं और कहते हैं कि इसको देख करके फिर से आओ लिख करके। हाँ, उसको क्या करता है, वो अनुसरण करता है। आप लिख दिए एक बार क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, और उसको देख देख के वो लिखेगा। तो ये तो अनुसरण करना हुआ। लेकिन जब बात करेंगे आप टीजीटी में, तो वहाँ तो आप बोलेंगे और वो लिखेगा। यहाँ पीआरटी के बच्चों को सब कुछ आपको बोर्ड पे लिखना होगा या उसके कॉपी में लिखना होगा। जब क्लास 1 और 2 के बच्चों को आप उसके कॉपी में लिखते हैं, और क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को बोर्ड पर लिखते हैं हर्षिकार दीर्घिकार के साथ। एक भी हर्षिकार दीर्घिकार आपका गलती नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटीज ऑफ ए टीचर में आता है। वहाँ पर एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और आपको वो क्या करेगा, उसको वो वैसे ही बना बना के लिखेगा। लेकिन टीजीटी में आप बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, और पीजीटी में तो आप सिर्फ बोलते हैं, समझाते भी नहीं हैं। हाँ, सिर्फ आप बोलते हैं, समझाने का भी ज़रूरत नहीं है। टीजीटी में आपको समझाना पड़ता है सब चीज़ों को, बच्चों को, कि न्यूटन का क्या नियम है, कैसे काम करता है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें बताना ही। इसके अलावा ये तो 5 चैप्टर हैं। इसके अलावा ईवीएस का क्लास 3, 4, 5 का किताब हम पढ़ाएंगे आपको, पूरा किताब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं ना। तो उसी के प्रश्न आएंगे, फिर लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। उसको मिक्स करेगा, 2-2, 3-3 क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करेगा और इसके सहारे वो पूछेगा। इसके साथ साथ पीआरटी में ही हम पढ़ाएंगे। ये सब पीआरटी का सिलेबस है आपका, क्योंकि पीआरटी में लगभग सब है। ठीक है, तो ये सब पीआरटी में मैं पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या पढ़ाएंगे आपको, तो देखते हैं हिंदी। हिंदी का सिलेबस क्या कहता है। शुरू करते हैं वर्ण, वर्ण विचार, वर्णों की उत्पत्ति, अलग अलग भाषा परिवार। प्रश्न है सबसे, वर्ण, वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण विचार और अलग अलग भाषा परिवार। कैसे कैसे कौन भाषा का विकास हुआ है। भारोपीय हो गया, मतलब ये जितनी भी भाषा है, 10 भाषा परिवार जो है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। हमारे यहाँ कौन सी भाषा होती है, हमारे यहाँ लिपि कौन सी है, लिपिबद्धता होती क्या है, कि लिपि क्या होता है, कैसे इसका काम होता है, लिपिबद्ध करना का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। इसके बाद ये तो बेसिक चीज़ें हैं उधर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो वर्ण, वर्ण विचार, वर्ण भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। उसके बाद क्या हो गया, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, ये सब प्रश्न है।
पूछेगा तो 10 को प्रश्न, लेकिन पढ़ाएगा सब। अलंकार, रस, छंद, एक एक नंबर के लिए भी पढ़ना सब है। आपके सेट में पता नहीं क्या हो, उसके बाद संधि, समास, उसके बाद एक प्रश्न हो गया समासिक विग्रह, संधि विच्छेद। हाँ पूछेगा, ये प्रश्न आएंगे। उसके बाद लोकोक्ति, जिसको मुहावरा कहते हैं आप लोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, पूरा हिंदी पढ़ना है। आप पीआरटी का सिलेबस देखिएगा तो पीआरटी के सिलेबस में यहाँ आपका सिलेबस रखा हुआ है, 160 पेज का ये सिलेबस है, सबका सेम है सिलेबस। हिंदी जब पढ़ाएंगे तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन सब बैठेंगे एक साथ, सब एक साथ होंगे। उसके बाद सबको अलग अलग क्लास में बाइफरकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सबको पढ़ना है। और फिर उसके बाद पूछेगा कि वर्ण जो शब्द है ना, शब्द के आधार पर जो क्या बोलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग करना, इसका पुल्लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, और साथ ही गलतियां कौन कौन सी, एक वाक्य दे देगा और कहेगा इसमें कौन कौन सा गलती है ये बता दो भाई, किस पार्ट में इस वाक्य की गलती है। और जब आप शुद्ध अशुद्ध करना, और जब आप सिलेबस देखेंगे इसमें तो लिखा हुआ है 12वीं स्तर तक के सब कुछ पूछे जाएंगे जी। पीआरटी का सिलेबस कहता है 12वीं स्तर तक के सब कुछ पूछे जाएंगे। साइंस भी, सोशल साइंस भी। क्वेश्चन बैंक आप लोग देखें, ऑफिस में रखा हुआ, जाके देख लेंगे जी, ऑफिस में रखा हुआ है, जाके देख लेंगे पहले कि क्या क्या आता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, वो तो हम भी नहीं देखे, हम बस फोन कर दिए थे सुबह में कि क्वेश्चन बैंक ला के रखिएगा, बच्चों को देखना होगा। हमारे मोबाइल में तो ये 6-7 साल का होगा क्वेश्चन बैंक, अलग अलग जगह का, क्योंकि पूरे भारत में इस बार जो है वो पूर्ण रूप से आया है, नहीं तो अलग अलग जोन बाई जाता था। हर जोन में कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी 1 सीट के लिए वैकेंसी जाती थी, हर साल आती है। 1 सीट के लिए कहीं आएगा, कहीं 2 सीट के लिए, कहीं 5 सीट के लिए, कहीं 2-3 सीट के लिए, और उस पर मारामारी ज़्यादा होता था। इस बार पहली बार आया है कि बड़े अमाउंट पे वैकेंसी, भारत सरकार को दिखाना है कि हमने वैकेंसी दे रखी है इतनी ज़्यादा, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करवाएगा ये। केबीएस में सीट खाली है और केबीएस जल्दी ही करवा लेगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे मार्च अप्रैल तक सिलेबस पूरा कर ले, हाँ वही मार्च तक, और इस बीच में हम आपसे टेस्ट लेते रहेंगे। 10 के आसपास तो कम से कम टेस्ट हर बैच में फ्री है, कोशिश करेंगे आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाए टेस्ट, हाँ टेस्ट ज़्यादा ले लिया जाए। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। और कुछ जानना है तो वो बताइए कि आप कुछ ये बता दीजिए हमको। पढ़ना है तो शुरू करें, कुछ फिजिक्स पढ़ाना, कुछ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, क्या शुरू किया जाए? क्या है कि अभी हमारे पीछे नंबर में बहुत लोग हैं, हाँ हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग नंबर में हैं। वो लोग बोल रहे हैं लाइब्रेरी साइंस वाले सर आएंगे अभी, हाँ हम बैकअप में, हम सब में हैं। अभी भी कहिएगा तो हम लाइब्रेरी साइंस ही बता देंगे। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं 2 बैच लाइब्रेरी साइंस वालों को। नहीं, लाइब्रेरी साइंस वाले सर आए हैं स्पेशल, वो नेट क्वालिफाइड है ऑलरेडी लाइब्रेरी साइंस से। लगभग तो हो ही गया है आपका, अब कुछ ही पार्ट बचा हुआ है बस उसका, बाकी चीज़ें तो बता ही दी गई हैं। पाचन तंत्र, बैटरी हाँ है, ऊपर में चल रहा है ना अभी क्लास, कि खत्म हो गया क्लास ऊपर का? बैटरी तो होगा तब तो आवाज जा रही है। देखिए है ना, चलिए ऊपर में हमारा है, होगा क्लास, नहीं होगा, क्वेश्चन दे दिया गया है।
चलिए, तो शुरू किया जाए आगे। हाँ, और सर हैं अभी, अभी लाइब्रेरी साइंस वाले सर बैठे। कौन कौन लाइब्रेरी साइंस में है? बस आपका है? अभी भी समय है, भर सकते हैं। 2 लोग हैं। हाँ, जो कॉमन पेपर है, हिंदी है, ईवीएस है, ठीक है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी वाले सर थोड़े जल्दी में थे आज, उनके पापा जी को लेके डॉक्टर के पास जाना था, नहीं तो वो भी अभी आते। अभी रीजनिंग वाले सर भी आएंगे। कॉमन पेपर है वो सब, तो रीजनिंग सबको पढ़ना है, जीके जीएस सबको पढ़ना है, हिंदी सबको पढ़ना है, ईवीएस सबको पढ़ना है 1 to 5 में, मैथ सबको पढ़ना है, हिंदी सबको पढ़ना है, पीआरटी वालों को पढ़ना है, पीआरटी में सबको पढ़ना है मैथ। क्योंकि जो 80 नंबर का क्वेश्चन होगा ना सब्जेक्ट स्पेसिफाइड में, उस 80 नंबर को 4 भाग में बांट दीजिए। पहला जो होगा को क्या होगा? ईवीएस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये तो 4 सब्जेक्ट कम से कम है, और सब पर 20-20 नंबर है, या 15 नंबर हिंदी है। चलिए, तो ये सब का नंबर है इस पे, और सबके नंबर दोनों सेम पढ़ाएंगे, एक ही शिक्षक। जी, एक ही शिक्षक दोनों पढ़ाएंगे। हाँ, इंग्लिश वाले सर बोले नहीं कि आज है नहीं, अपने पापा जी को लेके चले गए हैं डॉक्टर के पास, कल रहेंगे वो, तो नेक्स्ट डे जो डेमो होगा तो वो रहेंगे। तो इंग्लिश वाले सर जब मेरा जन्म हुआ था तब से वो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले सर, ठीक है। इसमें उसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है वो, ठीक है। बड़ा वाला जो बैनर होगा उस पर है वो, वहाँ इंग्लिश के लिए रविश सर है, तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे उस पर। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं, वो CGLPT उसमें भी नहीं है इंग्लिश में वो। हाँ, इंग्लिश वाले सर बाहर में बड़ा सा बैनर लगा हुआ है उनका, रविश सर का, अभी ऑफिस में बैठे हुए थे, ठीक है। तो भेजूँ मैं दूसरे सर को फिर, ठीक है।
मिनट क्लास में हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके सर, हेलो हेलो हेलो